सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल में ऐसी 10 जजमेंट्स, कल ही हमारा एकम न्याय फाउंडेशन का जो पोस्ट है मेरी टीम ने पुट आउट किया, पिछले 2 साल में 10 ऐसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि 498A का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल 2025 में बैठे हैं हम। 1983 में आया था ये कानून, 40 साल होने को आए हैं। आपको सिर्फ अफसोस हो रहा है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको लीगल टेररिज्म भी कहा था ना। 2005 में लीगल टेररिज्म कहा था, सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सिर्फ कहने भर से क्या होगा, कुछ किया क्यों? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप रद्द कर रहे हैं बकायदा, बिल्कुल झूठे 498A के केस आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे रद्द कर रहे हैं, और आप महिला को 1000 रुपए का भी फाइन नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं फाइल करेंगी? क्यों नहीं कोई दुरुपयोग करेगा? और ये भाई मैं तो अगर 498 फाइल कर दूं, 2 महीने की शादी है, मैं 498 फाइल कर दूं या सिर्फ धमकी दे दूं, सही बात है। हाँ, और मैं बोलूं 50 लाख रुपए दे दो, कोई बेचारा निम्न सब मतलब सभ्य परिवार होगा, इतनी शर्म में लोग होते हैं, ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। तो ये तो उगाही का जरिया बन गया है, और मेरे को इस बात में बोलने में कोई दो राय नहीं है कि कानून बिल्कुल इन महिलाओं के साथ खड़ा होता है ये उगाही करने के लिए। हमारी मीडिएशन सेंटर्स में बकायदा बोली लगाई जाती है। अब तो हमारे पास हमारी कोर्ट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम लोग को दिखने लगी हैं। तो हाई कोर्ट्स की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। हाँ जी, कितना देंगे? 25 लाख देंगे, अरे 30 लाख कर दो, अरे 5 लाख रुपए और कर दो। क्या मतलब है ये? मतलब आप कह रही हैं कि उगाही का जरिया बन गया, क्योंकि वकील को भी पता है कि कानून में क्या कमी है, जज को भी पता है, तो आदमी कहाँ जाएगा? और जो घरेलू हिंसा है, फिर आप बोल रहे हैं बढ़ती जा रही है। हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अगर आपने कानून को सिर्फ एक पैसे के लेन देन का जरिया बना दिया, अभी वो आर्टिकल आया नहीं है, अभी आएगा 498A में। मेरे फेलो मेंस राइट एक्टिविस्ट है शोनी कपूर जी, उन्होंने एक RTI फाइल करी है। हम लोगों ने, उन्होंने दिल्ली में रेप केसेस और 498A केसेस में क्या कन्विक्शन रेट है, इसके लिए सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें RTI फाइल करी थी। ठीक है। पिछले 4 साल में रेप के केसेस में सिर्फ और सिर्फ 4% कन्विक्शन है, सिर्फ और सिर्फ 4%। और बाकी 96% का मतलब है कि या तो केस झूठे हैं, या तो केस झूठे हैं, एविडेंस नहीं था, या एविडेंस नहीं था। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी FIRs भी पढ़ी, मेजॉरिटी फॉल्स केसेस हैं। 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है रेप विक्टिम्स को पिछले 4 सालों में। 4% कन्विक्शन रेट है, 88 करोड़ कॉम्पेंसेशन गई है, और सिर्फ 6 लाख की रिकवरी हुई है उन केसेस में जहां पे महिला बिल्कुल अपनी बयान से मुकर गई। तो आप केस फाइल कीजिए, आप हॉस्टाइल हो जाइए, आपको सरकार से भी कॉम्पेंसेशन मिल रही है। अगर आदमी का परिवार जो है बिल्कुल टूट गया हो तो उनसे भी आप पैसे ले लीजिए, उसके बाद कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो जाइए, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा। तो इसके कुछ उदाहरण हमें दीजिए। अभी आप एक बातचीत से पहले जिक्र कर रही थी एक महिला का 4% रेप के केसेस में कन्विक्शन है। 498A के केसेस में पिछले 4 साल में दिल्ली में 0.23% कन्विक्शन रेट है। 0 मतलब 1% भी नहीं, yes. 0.25% भी नहीं। यस 45% केसेस क्वॉश हुए हैं हाई कोर्ट में। तो आप मुझे बताइए कि कानून किस लिए बनाया था? न्याय देने के लिए बनाया था, उगाही करने के लिए बनाया था। कोई पति अगर अपनी महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट दीजिए, आप उसको जेल में भेजिए, आप उसको कन्विक्ट करिए। अगर उसने ये अपराध किया है, अपराध है ना 498। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने कर क्या दिया? पैसे दीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, 498A कॉश कीजिए। 498A के साथ अभी आज आपसे मिलने के बाद मैं गुड़गांव में एक परिवार से मीटिंग करूंगी। पूरा का पूरा परिवार इस समय भागा हुआ है, भगौड़ा है इस टाइम पे वो परिवार, जिसमें एक बुजुर्ग माँ है, एक बुजुर्ग पिता है, उनका बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, उनका छोटा सा बच्चा है। क्योंकि उनकी बहू ने, छोटी बहू ने उनके ऊपर ना ही सिर्फ झूठा 498A लगाया है, बल्कि साथ में झूठा अटेम्प्ट टू रेप लगाया है अपने ससुर पे और अपने जेठ के ऊपर। कोई एविडेंस नहीं है। वो कह रही है 3 साल पहले मेरे जेठ और मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप करने का अटेम्प्ट किया था। उनके पास चैट्स हैं,
इतनी सारी चैट्स हैं जिसमें 1-2 महीने पहले तक वो अपनी सास को बोल रही है कि मम्मी जी मुझे पैसे चाहिए, मम्मी जी मेरा तो परिवार जो है उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ये केसेस करवा दिए, झूठे केसेस करवा दिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसने ये FIR करवा दी। तो ये जो पैसे की बात अचानक आपकी बातों से लग रहा है आ जाती है, ये इंसान के मन में खुद लालच आ जाता है या उससे वकील बताते हैं कि भैया आप ऐसा कीजिए, क्यों आप ऐसी जाने दे रही हैं, हम आपको पैसे दिलवाते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि लड़की के परिवार वाले भी इन सब चीज़ों के लिए क्यों राजी हो जाते हैं? क्या पहले से कोई क्रिमिनल माइंडसेट उन लोगों का रहता है? क्योंकि नॉर्मल सामान्य आदमी, दीपिका जी आप हो या हम हो, कोई भी आदमी इस तरह से झूठ बोलकर, हम तो किसी ने अगर आपको धक्का नहीं दिया तो आप ये नहीं कह सकते इसने मुझे धक्का दिया। नीरज जी बहुत इजी मनी है ना, समझिए आप। हाँ। बहुत इजी मनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने पिछले 1 साल में लगभग 24 लोगों को अरेस्ट करवाया है डेटिंग ऐप स्कैम्स में। ठीक है। मुंबई में 2 क्लब बंद हुए, इंदौर में 1 क्लब बंद हुआ, हैदराबाद में 1 क्लब बंद हुआ। क्या कर रहे थे लोग? डेटिंग ऐप के थ्रू स्कैम चलाते हैं। इसमें 20, 22, 23 साल की, उससे भी कम यंग बिल्कुल लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां इन स्कैमर्स के साथ काम करती हैं। ये डेटिंग ऐप पे लड़कों को मिलते हैं, उनको किसी एक सर्टन क्लब में लेके जाते हैं जिनके साथ इनकी साठगांठ होती है। वहाँ पे लड़की जो है 10 या 12 बिल्कुल एक्सपेंसिव लिकर के शॉट्स मारती है, जिसमें लिकर नहीं होती, पानी होता है। उसके बाद लड़के का बिल बिठवाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। लड़के को मेनू भी नहीं दिखाया जाता, उसको समझ में नहीं आता, उसको ये लगता है कि ठीक है नॉर्मल ड्रिंक होगी, कितना खर्चा आ जाएगा, 5,000, 6,000 फलाना धमकाना। तो इस तरह से 50-60 हज़ार तक का बिल बिठवाती हैं। आधे ही घंटे में बहाना बनाती हैं कि मेरे घर से फ़ोन आ गया, मेरे घर पे इमरजेंसी है, मैं निकल रही हूँ। उसके बाद वो फुर हो लेती हैं, उस बंदे को पैसे देने होते हैं। तो ऐसे 25-30 विक्टिम्स ने मुझे अप्रोच किया और मैंने इन क्लब्स को जो है एक्सपोज किया। अब सोचिए लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, काम कर सकती हैं, हाँ जॉब कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, अच्छा, लेकिन नहीं, ये क्विक मनी है, इजी मनी है। इसमें एक टेबल बोलते हैं, जो लड़के को बुलाया जाता है और जो बकरा बनाया जाता है उसको टेबल बोलते हैं। क्योंकि जब मैं पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एक्सपोज कर रही थी तो कुछ ऐसे लोग थे जो इन स्कैमर्स के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनका अपने ही स्कैमर्स के साथ पैसे का लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट कर लिया। तो उन्होंने हमें बताया कि पूरी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है, तो टेबल बोलते हैं। तो हर टेबल का उस लड़की को 20% मिल रहा है। तो सोचिए आप कितने हजार वो डेली कमा रही है, तो मेहनत क्यों करनी है। तो ऐसे ही शादियों में भी किसी भी वजह से शादी टूट गई, किसी भी वजह से शादी टूट गई, तो एक तो ये है कि ये केसेस फाइल कर दोगे तो समाज में ये बता पाओगे कि हमारी तो लड़की बड़ी अच्छी है। हाँ। वो हरामी निकले, वो खराब निकले, वो दहेज लोभी निकले, उन्होंने हमारी बच्ची को प्रताड़ित किया। तो एक तो सोशल आप अपने आप को विक्टिम दिखाओगे, और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे। तो क्यों नहीं करेगा कोई। आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज के समय पे अब ये सोनम रघुवंशी जैसे, मुस्कान जैसे केसेस हो गए हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे महिलाएं कैसे हो रही हैं, ऐसे महिला। अरे भैया, आप महिलाओं को उद्दंड होना इंसेंटिवाइज कर रहे हो। शादी करो, तोड़ दो, ह्यूज एलिमनी लो, झूठे केसेस कर दो, कोई रेपरकशन नहीं है। इतने सारे हम लोग केसेस देख रहे हैं। ये तो चलो डिवोर्स वगैरह की बात हो गई। आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर करी है जिसमें एक आदमी है जो किसी तो जन सुनवाई में जाके गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी अपने लवर के साथ भाग गई है और बच्चे बेचारे 2 उसकी बच्चियां हैं, वो तड़प रही हैं, रो रही हैं। तो अब मैंने लिखा उस आर्टिकल को शेयर करते हुए कि हमारा कोर्ट बोलता है कि एक पुरुष का कानूनी और मौलिक और मॉरल हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पत्नी और अपने बच्चों का देखभाल करना, मेंटेनेंस देना, उनको एक बेहतर जिंदगी देना। पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जरा बताएगा कोई कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को भी छोड़ के जा सकती है, वो अपने पति को भी छोड़ के जा सकती है, उसको कोई कंपेल भी नहीं कर सकता वापस आने को, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि जिनको तुमने जन्म दिया है उनको तुम मेंटेन करो, नहीं, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है।
तो आप सारा का सारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही जेंडर पे डालोगे, दूसरा जेंडर तो दंड होएगा ही होएगा। हाँ। फिर हैरानी क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी बताइए कि जैसे किसी लड़की ने अगर कोई झूठा केस किया अपने पति पर और बाद में साबित हो गया कि झूठा है, कानूनी तौर पर देखें तो कई सेक्शन है, 211 है, 182 है, 120 है, लेकिन क्या अदालत बाद में इंश्योर करती है इस चीज को कि इस महिला ने झूठा आरोप लगाया, इस आदमी की जिंदगी खराब की, इसकी सामाजिक छवि खराब की, अब इस पर भी केस चलना चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत कम केस या ना के बराबर ऐसा देखा है कि बाद में अदालत ने उस महिला को सजा दी हो जिसने झूठ बोला है। मेरे को ये काम करते हुए 13 साल हो गए नीरज जी। 498 के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। मैं इनफैक्ट अभी एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल की डिबेट पे थी, जिसमें एक वकील आए हुए थे और वो कह रहे थे कि देखिए कानून जो हैं ये है वो है, जेंडर न्यूट्रल हैं, ये सब हैं, मिसयूज़ होता है, हर कानून का होता है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, और क्रिमिनल लॉयर हैं। मैंने कहा 40 साल हो गए हैं इस कानून को आए हुए, 4 औरतों का पता है आपको जिनको 498A का मिसयूज करने के लिए पनिशमेंट मिली हो? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं बोल पाए, वो कोई शब्द नहीं थे उनके पास। वो बोल रहे हैं नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 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 नहीं है कोई। मैंने जैसे झूठे रेप केसेस में तो अब फिर भी हम लोग देखने लग गए हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कानून, कुछ अदालतें हैं, कुछ जज हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इसको एड्रेस करने की कोशिश की और महिला के खिलाफ भी कार्यवाही करने का ऑर्डर दिया है। या कुछ ऐसे केसेस इक्का दुक्का भी आए हैं जहाँ पे किसी महिला को 4 साल की सज़ा हो गई, 6 साल की सज़ा हो गई झूठा रेप केस करने के लिए। बट 498A के झूठा केस करने के लिए किसी महिला को सज़ा मिली हो, मैं ऐसा एक भी केस नहीं जानती, एक भी केस नहीं जानती। हाँ, अगर पति और उसके परिवार ने सुसाइड कर लिया हो, इसका मतलब ये कि कानून ही ऐसी महिलाओं को फ्री रन दे रहा है। उन्हें कह रहा है कि तुम डरो मत, अगर तुम झूठी भी साबित हो गई तो हम तुम्हें जेल नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए धड़ल्ले से जो करना करो। इससे तो यही लग रहा है ना कि कानून ही चाहता कि हाँ भैया हो, जज भी ये चाह रहे हैं और वकील भी ये चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो। नीरज जी, मैं आपको हैरानी की बात बताती हूँ कि परसों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें ऐसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ने महिला ने अपने देवर के ऊपर या जेठ के ऊपर झूठा गैंगरेप का केस लगाया है। देवर पर? हाँ, गैंगरेप का झूठा। आप समझेंगे गैंगरेप क्या होता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है गैंगरेप शब्द सुन के। किसी महिला के साथ अगर गैंगरेप हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस महिला के साथ क्या बीतती है। और यहाँ पे इस महिला ने झूठा गैंगरेप का एलिगेशन लगाया क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो केस क्वॉश कर दिया कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे। अरे कॉम्प्रोमाइज आप गैंगरेप का केस में कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस कंट्री में कि आप मैट्रिमोनियल कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, महिला ने कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है तो ये केस तो आगे चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्वॉश कर देते हैं। पहले आप महिला से पूछिए कि तुम इतने गंभीर मामले में समझौता कैसे कर रही हो। अरे भैया, आप उसको 6 महीने की सजा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। क्या गैंगरेप ऐसे ही बोल सकती है कोई महिला? मतलब महिलाएं कुछ भी बोल सकती हैं, कितना भी झूठ बोल सकती हैं, और उसके बाद आप ये बोले। अब देखिए, किसी पिता के ऊपर झूठा पॉक्सो का केस लगा देना, वो महिला बोल रही है कि मुझे लीगल एडवाइस दी गई, इसका मतलब उसके दिमाग में रत्ती भर भी ये कॉग्निजेंस नहीं है कि शायद मुझे भी सजा हो जाएगी कल कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप बिल्कुल बोल रहे हैं कानून जो है फ्री रन देता है, बट दिस इज सेटिंग अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी। दिस इज ब्रेकिंग द सोसाइटी एंड आई एम सॉरी टू से दैट आवर कोर्ट्स आर इन कल्यूजन विद दिस ब्रेकडाउन। बिल्कुल। और आप एक किस्से का और जिक्र कर रही थी, एक महिला का जिसने अलग अलग शहरों में कई मर्दों पर रेप के केस दर्ज करवाए। वो क्या कहानी थी? और उसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि जब अगर एक ही महिला ये कहती कि 8 लोगों ने मेरे साथ रेप किया, तो एक पॉइंट पर आकर कहीं जज ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो क्या किस्सा था वो बताइए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि क्या कुछ समाज में चल रहा है और कैसे वो खुद को बचा सकते हैं। मैं पिछले कुछ सालों से वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक पूरी बनाई है, इंडिया सन्स, जो कि झूठे रेप केसेस के ऊपर है। मेरी पहली फिल्म थी 498 मिसयूज के ऊपर, जिसका नाम मार्टर्स ऑफ मैरिज है। बट मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाने के दौरान नीरज जी 2012 में जैसे मेरी शुरुआत हुई, 2012 में निर्भया हुआ था, ठीक है, और 2013 में पूरा का पूरा रेप लॉज का ओवरहॉल हो गया था। तो हालांकि 4 साल 2012 से 2016 में बना मार्टर्स ऑफ मैरिज रही थी 498 के मिसयूज पर, लेकिन
ज्यादा जो केसेस हमारे पास आने लगे वो झूठे रेप केसेस आने लगे। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया अब ये 376 जो है या रेप का कानून जो है ये सेम 498 के ट्रैक पे है। तो मैंने तब डिसाइड किया कि इसके बाद जो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी वो झूठे रेप केसेस पे बनाऊंगी, और उसके बाद इंडिया सन्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। तो क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे केसेस ऑन ग्राउंड जाके कवर करती हूँ, जागर करती हूँ, रोहतक सिस्टर्स वाला मैंने केस किया था, वो बड़ा वायरल हुआ था। तो बहुत सारे लोग मेरे को अप्रोच करते हैं मदद के लिए। 2021 से मेरे पास एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ केसेस आने लग गए जहाँ पे एक ही लड़की ने अलग अलग लड़कों के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, 2 महीने के गैप में, 6 महीने के गैप में, 1 साल के गैप में। और ऑलमोस्ट जितने भी केसेस हैं उसमें सब लड़कों को बोलती हैं, मतलब एलिगेशन क्या लगाते हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप किया। तो 1 से शादी का झांसा ले लिया, 2 से शादी का झांसा ले लिया, 3 से ले लिया, 4 से ले लिया, 5 से ले लिया, 6 से ले लिया। आप जहाँ से मिशन पे निकली हुई ली जा रही हैं और आपकी FIR भी दर्ज हो रही है और वो बंदा जेल भी जा रहा है। आप मानेंगे गुड़गांव में हमने एक लड़की को अरेस्ट कराया था, उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 थानों में 9 बलात्कार के मुकदमे करे थे, सबके ऊपर ये बोलते हुए कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दे दिया। अब थोड़ा हंसी आएगी आपको ये सुन के, लेकिन सोचिए उन परिवारों के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन एक समय पे गुड़गांव की भोंडसी जेल में 4 लड़के साथ में थे एक ही लड़की के द्वारा बलात्कार के केस में। माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। ऐसे में अगर एक ही लड़की आप कह रहे हैं कि 9 लड़कों पर केस करती है, तो किसी पॉइंट पर पुलिस उससे नहीं पूछती कुछ है भी कि नहीं, ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब तो सिस्टम मिला हुआ है। बिल्कुल। ये तो आपने नहीं पूछ ही नहीं सकते ना, एक्सटॉर्शन का जरिया बना लिया ना। नहीं पूछ ही नहीं सकते ना आप कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं पूछ सकते आप। महिला अगर जाके रेप की स्टेटमेंट लिखवा दे, आप उससे सवाल जवाब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कानूनी तौर पे करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। कॉमन नहीं अप्लाई कर रहे, 0% इन्वेस्टिगेशन। और मैं आपको बताऊंगी और केसेस। तो ये गुड़गांव में हुआ। फिर एक परिवार ने अप्रोच किया जबलपुर मध्य प्रदेश से, वहां पे भी एक महिला ने ऐसे अलग अलग लड़कों के ऊपर 6 रेप के केस के मुकदमे करे हुए थे। और आप हैरानी की बात सोचिए नीरज जी, इस लड़की ने पहला जो लड़का था उसको ये धमकी देके कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, उससे जबरदस्ती शादी करी। अच्छा। रेप का केस का मुकदमा लगाया, कॉम्प्रोमाइज किया, उससे शादी करी। शादी करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया, ये बोलते हुए कि इसने तो मुझसे शादी सिर्फ ये रेप के केस से हटने के लिए की थी, इसने तो मेरा रेप किया है। तो 2 उसके ऊपर मुकदमे हो गए। उसके बाद लेकिन शादीशुदा तो वो हो गई, शादी कर ली उसने, डिवोर्स तो नहीं हुआ ना आपका। हाँ। शादीशुदा तो आप हैं। उसके बाद उसने 4 और लड़कों के ऊपर रेप केस लगाया कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। तो मतलब शादीशुदा महिला भी जाके रेप का केस दर्ज करवा रही है कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया। इतना ज्यादा रिडिकुलस चीजें हो रही हैं कि हंसी आती है कि आपने फिर अगेन मैं माफ कीजिए क्योंकि सवाल आ रहा है तो रुक नहीं पा रहा हूँ। एक शादीशुदा महिला अगर पुलिस के पास जाकर ये कह रही है कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे पर किया, तो पुलिस उससे पूछ नहीं रही कि तुमने शादी का झांसा लिया क्यों, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि ऐसे एक नहीं 4 केस किए उसने। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं क्वॉश होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट नईम अहमद में और बहुत सारी केसेस में ये बोल चुका है कि शादीशुदा महिला शादी का झांसा नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो क्या हो गया, नीचे FIR तो दर्ज हो रही है, बाकायदा दर्ज हो रही है। गाजियाबाद में मैंने एक आदमी को मदद की, उस केस मुकदमे को खत्म भी हम लोगों ने करवाया। महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी इस आदमी के साथ 6 महीने, और उसके बाद इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। वो बोल रहा है अपने पति से तलाक ले लो, तुम कर लूंगा मैं शादी। हाँ। नहीं, अच्छा। उससे तलाक भी नहीं लेना, तेरे साथ शादी भी करनी है। और वो जाके पुलिस थाने में बैठ रही है कि मेरे को रेप का केस कराना है। पुलिस उसको इतना नहीं बोल सकती कि मैडम आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप कैसे रेप की FIR दर्ज करा रही हैं। करती है पुलिस, FIR दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस बाउंड है FIR दर्ज करने के लिए। और वो लड़का जो है मारा फिर रहा है। हालांकि थैंक्स टू गाजियाबाद पुलिस, उन्होंने वो केस क्लोज किया, और लेकिन उस महिला ने जो है प्रोटेस्ट पिटिशन वगैरह डाल दी। लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल
मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये। नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये सवाल पूछूंगा, ऐसे कई मामलों में हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, कुछ दिन पहले भी था कि ये शादी का झांसा देकर जो आप बात कहते हैं और 6 महीने बाद आप कंप्लेन करते हैं, सही नहीं है। क्या अगर हाई कोर्ट किसी एक केस में इस तरह स्टेटमेंट देता है या उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो बाकी जगह पुलिस की मजबूरी नहीं हो जाती कि उस तरह के केसेस को एंटरटेन ना करे? नहीं, तो फिर उस तरह की ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? पुलिस बिल्कुल बकायदा अच्छी जांच करके, लड़के के भी एविडेंसेस लेके, लड़की अगर कोई प्रूफ देती है तो वो भी साथ में लगा के एक प्रॉपर एनालिसिस करके, इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी करके फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है, बकायदा कर सकती है। और उसमें ये ग्राउंड्स बता सकती है कि इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, इस हाई कोर्ट में ये जजमेंट थी, ये महिला कह रही है कि इस दिन इसने शादी का झांसा दिया, लेकिन इससे 4 दिन पहले तो ये ऑलरेडी होटल जा चुके थे। कर सकती है पुलिस, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकती है और कह सकती है कि प्राइमा फेसी हमारे को नहीं लगता कि ये क्राइम हुआ है, हम इसलिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते, लेकिन नहीं करती। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करती। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक जगह पे सब पुलिस ऑफिसर्स को दिखाई, वहाँ पे काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे को बहुत एडमायर किया कि मैम आप ऐसा काम करिए, हम तो हर रोज़ ये केसेस देखते हैं और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। तो उन्होंने मेरे नंबर ले लिए। तो उसके काफ़ी दिनों बाद एक जनाब का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता था, आपने उस दिन हमारे को इतनी अच्छी बातें बोली कि हम फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दें, झूठा केस लग रहा है तो हम कोर्ट में जो है चालान पेश करने की बजाय खारिजी हम लगा दें। पर मैम आप सुनिए मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में महिला बोलती है कि मेरे देवर ने 4 साल पहले मेरा रेप किया था और कहती है कि इस डेट को किया था। कहते मैम 4 साल पहले उस डेट को दिवाली थी और सब लोग घर पे थे, ऐसे में कोई किसी का रेप कैसे कर सकता है? बिल्कुल। और अगर हुआ था तो ये 4 साल के बाद ये दर्ज करा रही है। तो मुझे साफ पता चला, और उसके बाद भी इनके संबंध बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देवर भाभी पूरा परिवार जो है साथ में थे, फोटोग्राफ्स वगैरह सब उनके परिवार ने मुझे लाके सबूत दे दिए कि ये गलत इल्जाम लगा रही है। तो मैंने फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये रेप का जो मुकदमा है ये झूठा प्रतीत हो रहा है। मैंने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी। जज मुझे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि ये रेप नहीं हुआ है, मैं डीजीपी को तुम्हारी शिकायत करूंगा। बताइए। बोलता मैम मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। उसे भी तो अपनी नौकरी करनी है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, मैं क्या बोलूं उनको। मैंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, आप क्या करो। लेकिन आई एम श्योर कि अगर ये मैटर और ऊपर कोर्ट तक जाएगा तो उस जज को कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर सिर्फ महिला ने जो बोला उसकी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे 161, 164 लगा दो, मेडिकल वो अगर करवाती है तो करवाती है, नहीं करवाती है तो उसकी मर्जी है। अच्छा, ये भी ऑप्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैं गुड़गांव वाली केस का मैं बता रही हूँ, उसमें बहुत सारे केसेस में उसने मेडिकल नहीं करवाया था। नहीं करवाना, मर्जी है उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेडिकल कोई जरूरी नहीं है। और मेडिकल करवाएंगी भी तो क्या होगा, जो बोल रही है 6 महीने से शादी का झांसा देके बलात्कार कर रहा था। उसमें मेडिकल में क्या आएगा, कंसेंशुअल था वो, सब कुछ कंसेंशुअल था, लेकिन वो बोल रही कि शादी का झांसा देके करा था, तो उसमें मेडिकल में तो कुछ आएगा नहीं ना। तो एनी विच वेज, तो मेडिकल दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ FIR 164 की स्टेटमेंट इसमें चार्जशीट फाइल कर देते हैं। ओनली दिस, ओनली एंड ओनली दिस। सिर्फ महिला विटनेस है और 4 पुलिस अधिकारी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है या नाम की इन्वेस्टिगेशन करी है, बयान वगैरह लिए हैं, वो विटनेस है, और कोई विटनेस नहीं है। ऐसे हजारों केसेस हैं। ये करना उनके लिए बहुत आसान है, बट आप प्रूव करो, सबूत लगाओ, इसकी पूरी चैट्स लगाओ, उसकी पूरी चैट्स लगाओ, लोगों से जाके पता करो, होटल वाले से जाके पता करो, हाँ जी भाई CCTV दे दो, CCTV लगाओ, खुद की मर्जी से हंसती हुई जा रही है, हंसती बाहर आ रही है। उसमें एक तो मेहनत लगती है, ठीक है, और दूसरा ये कि अगर जब आप फाइल कर दोगे क्लोजर रिपोर्ट, आगे से जज ने 4 सवाल और आपसे पूछने हैं। फिर अगर उनको कुछ गड़बड़ लगी फिर वो आपको दौड़ाएंगे। तो एक जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एक नेक्सस बन चुका है। मतलब हाँ, मतलब नेक्सस नहीं बोलूंगी मैं, वो एक ऐसा बन चुका है कि चलने दो ऐसा ही। मतलब जो एक फॉल्सली, नेक्सस वर्ड मैंने इसलिए दीपिका जी यूज किया कि सपोज अगर हम ये कहें, जैसे अतुल सुभाष के केस में उन्होंने साफ कहा कि जज भी उन पर ताने मार रही थी, ठीक है,
और पुलिस आप कैसे काम करती है हम जानते हैं। ताने मारी थी, पैसे मांगते हैं। हाँ, अगर मैंने एक पुलिस वाली को अरेस्ट करवाया हुआ गुड़गांव में। हाँ बिल्कुल, अगर कोई महिला जाके शिकायत करती है पुलिस से और पुलिस को पहली बार में समझ आ जाता है कि हम तो 2 पैसे बना सकते हैं, जज को समझ आ जाता है कि मैं भी इसमें 2 पैसे बना सकता हूँ, फिर वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहाँ जब जिसमें गुंजाइश हो कि आदमी बेचारा बेकसूर निकल जाए। ये तो उनके लिए कमाई का मौका है। बिल्कुल। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जब इस तरह के केस सामने आते हैं, भले अतुल सुभाष का हो या पीछे मेरठ का केस था या अभी जो हमने सोनम का दिया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत गिने चुने मामले हैं, 2 4 5 मामले हैं, तुम इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हो जैसे सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल पे सब कुछ चल रहा है। आप तो दिन रात इन्हीं इस तरह के मामलों को देखती हैं, ये बताइए क्या ये अभी भी एक्सेप्शन है या आप कह रही हैं कि ये बहुत बड़े लेवल पे बनता जा रहा है, या इसे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नॉर्म बन गया, नॉर्म बनने का मतलब है कि हर दूसरी औरत कर रही है, लेकिन ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है? नीरज जी देखिए, 498 के लगभग या जो अब 85-86 BNS हो गया, उसके साल में 1.25 से 1.5 लाख केसेस फाइल होते हैं, FIR दर्ज होती हैं। उनके पीछे कितने सारे थानों में जाके कॉम्प्रोमाइज होके FIR नहीं हुई, थाने के लेवल पे ही सेटल हो गए, उनका तो कोई आंकड़ा है ही नहीं। और रेप के जो मुकदमे हैं वो 30 से 35 हज़ार हैं। मॉलेस्टेशन के जो मुकदमे हैं वो 75 से 80 हज़ार हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके जो पूरे टोटल आंकड़े हैं वो हैं 3.5 से 4 लाख, जो टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हमारा डेटा है। मैं कहती हूँ अनरिपोर्टेड भी ले लो, ठीक है, इतना ही नंबर में अनरिपोर्टेड भी ले लेती हूँ। 8 लाख, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 लाख महिलाओं के साथ, या 10 लाख, या मैं 15 लाख भी बोल दूं, 20 लाख भी मैं बोल देती हूँ, हो रहा है, तो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा बिल्कुल। बट आप कभी इसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हो? नहीं देखते। आप ये पर्सपेक्टिव तब क्यों लेकर आते हो जब हम पुरुषों की बात करते हैं? चाहे 5 के साथ हो रहा है, चाहे 500 के साथ हो रहा है, चाहे 5000 के साथ हो रहा है, क्या वो इक्वली प्रोटेक्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से? हैं। सही बात है। क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? हैं। जस्ट बिकॉज वो आदमी हो जाते हैं आप ये बोलने लग जाते हैं कि अरे ये तो 5000 ही सिर्फ आंकड़े हैं। क्यों? वो इंसान आदमी नहीं है, उसके इमोशंस नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है। आपने जिंदगियां बर्बाद कर दी इतनी सारी। अभी मैं आपको जो मैंने कल वीडियो डाली है और मैंने पूरा अपनी पुरजोर जोर लगा दिया उस केस के बारे में आपको बताती हूँ। बॉम्बे में एक एडवोकेट है, ये लड़की औरत, वो 2000 पिछले 7-8 साल में 4 रेप के मुकदमे कर चुकी है। सारों में यही बोलती है शादी का झांसा। खुद एडवोकेट है, खुद एडवोकेट है। सारों में बोलती है शादी का झांसा। और इतनी ज्यादा वाहियात इंसान है ये, जिसके ऊपर भी इल्जाम लगाती है उसको पूरा खत्म कर देती है। उसके एम्प्लॉयर को लिखेगी, उसके परिवार को सारे को बताएगी, जगह जगह पे उसके मैसेजेस डालेगी। एक आदमी 4 साल जेल रह चुका है झूठे इल्जाम पर। मैं उसको झूठा बोलूंगी, हालांकि वो अभी प्रूव नहीं हुआ है। जो पहला जिसके ऊपर उसने इल्जाम लगाया था वो बरी हो चुका है, वो भी झूठा था। दूसरे के ऊपर वही शादी का झांसा, तीसरे के ऊपर भी, चौथे के ऊपर भी। जो दूसरा वाला है वो 4 साल जेल में रहा, जो तीसरे वाला है वो 6 महीने जेल में रहा। चौथे वाले के अभी संडे को भाई को अरेस्ट करवा दिया उस महिला ने। भाई को, आप सोचिए, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी इससे शादी करवाएंगे। अरे सोचिए हमारे देश में मतलब चल क्या रहा है। मैंने जो वीडियो डाली मेरे को ऑलमोस्ट रोना आ गया, जबकि मैं वो इंसान मेरा कुछ नहीं लगता। जो जेल में गया, अरेस्ट होकर बैठा हुआ, मेरा कुछ नहीं लगता। लेकिन मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि अब ये जो शादी के झांसे वाले केसेस हैं, ये 498 की तरज पे चलेंगे। पूरे परिवार का नाम डाल दो, माँ का भी, बाप का भी, भाई का भी, कि इन्होंने बोला कि ये मेरी शादी करवाएंगे लेकिन शादी नहीं करवाई, तो बताओ इनके ऊपर सेक्शन 69 और 376 आप लगा रहे हो। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है? वो जो इंस्पेक्टर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर ये आप बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा उस आदमी का नाम भी FIR में नहीं था। आप सोचिए नीरज, बताइए। वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जाके बोल रही है कि इसके बड़े भाई ने भी बोला था कि आप। मैंने कहा आपने उनको किस चार्ज में अरेस्ट किया? तो कह रहे हैं अबेटमेंट ऑफ रेप। मैंने कहा आप सुन भी रहे हैं अपने आप को? आप क्या बोल रहे हैं?
मतलब कल को मैंने मान लो अगर किसी लड़की को बोल दिया कि मैं तेरी अपने भाई से शादी करवाऊंगी और वो शादी नहीं हो पाती है, तो आप मुझे भी रेपिस्ट बोल दोगे क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने सीपी साहब को भी हम लोग केस लेकर गए और हम लोगों ने बोला। तो जो मैं बात ये बोल रही हूँ कि वो जो आदमी आज जेल में है, वो जेल से बाहर आके अगर सुसाइड कर ले, ठीक है, तो क्या उसकी जिंदगी मायने नहीं रखती? बिल्कुल। क्या 10 लोग अगर जेल के अंदर हैं, जो आदमी हैं झूठे केसेस में सड़ रहे हैं अंदर, क्या उनका दर्द अलग है किसी ऐसी महिला से जिसको उसके पति ने बहुत बुरी तरह से पीट दिया हो? मुझे तो नहीं लगता कोई उनके दर्द में कोई। एक सवाल दीपिका जी ये भी आता है कि जो कानून की जो बेसिक स्पिरिट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भले ही 100 गुनाहगार जो है वो छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को नहीं होनी चाहिए, तो वो जो कानून की स्पिरिट है वो इन मामलों में क्यों लागू नहीं होती? नहीं हो रही। और देखिए, क्योंकि यहाँ से उगाही का जरिया बना हुआ, उगाही का जरिया बना हुआ है, और उगाही के साथ साथ अब तो ये हो गया है लेकिन नीरज जी उगाही के जरिए में भी मेरा सवाल ये है कि उगाही का जरिया हो सकता है वो अदालतों के लिए बनाओ, पुलिस के लिए बनाओ, लेकिन कानून बनाना तो सरकारों का काम है। क्या सांसदों तक या सरकार तक ये शिकायत नहीं पहुंचती है, कानून जो मंत्रालय उस तक शिकायत नहीं पहुंचती कि भैया ये क्या, इसको चेंज करो? उस बारे में क्या सरकार कोई सीरियसली कोई कदम नहीं उठाती? 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि हम आपको बार बार बोल चुके हैं 498A का बहुत मिसयूज है, आप कुछ करो, ठीक है, तो अर्जुन सिंह मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं इसको। 1.5 साल हो गया, अतुल सुभाष की सुसाइड हो गई, सारा कंट्री रोया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई।